तो हम बात कर रहे थे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। क्या बात कर रहे थे? वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है? ठीक है, तो अक्षर और वर्ण कहने को एक ही चीज है। अक्षर और वर्ण एक ही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये, जैसे इसने परिभाषा बताई थी कि जो सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर बोलते हैं, जिसके टुकड़े ना किया जा सके। बिल्कुल सही है परिभाषा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। अक्षर अलग अलग रखे हुए हैं, व्यवस्थित रूप से नहीं लगे हुए हैं। कहीं पर चा लिखा है, कहीं पर मां लिखा है, कहीं पर आ लिखा है, तो वो तो हो गए अक्षर। अक्षर व्यवस्थित नहीं होते, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित ढंग से जो लिखे हुए होते हैं उनको अक्षर बोलते हैं, है ना। कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि आ कहीं पर लिख दिया, कहीं पे चा लिखा हुआ है, कहीं पर मां लिखा हुआ है, ये अव्यवस्थित रूप से लिखे हुए अक्षर अक्षर होते हैं। लेकिन जब हम इनको व्यवस्थित रूप से लगा देते हैं, व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित रूप क्या होता है? व्यवस्थित रूप क्या होता है? क्रम से लगाना। जो अक्षर आपकी वर्णमाला में होते हैं उसमें क्रम से लगाए होते हैं। पहले स्वर होते हैं, फिर व्यंजन होते हैं, व्यंजन में भी स्पर्श व्यंजन होते हैं, और इस तरह के व्यवस्थित करके जब लगाए होते हैं, उनमें आए हुए हर एक अक्षर को हम वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण। तो व्यवस्थित रूप में आए हुए अक्षर वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण कहलाते हैं जब हम वर्णमाला में पिरो देते हैं। वर्णमाला में पिरोया हुआ हर एक अक्षर, वर्णमाला में आया हुआ हर एक अक्षर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब तो नहीं भूलोगे ना? तो यही अंतर शब्द और पद में होता है। क्या? यही अंतर शब्द और पद में होता है। कैसे? ये भी देख लें कि किस तरह से। शब्द शब्द और पद में हम अंतर देख रहे थे कि क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही अंतर है जो मैंने अक्षर और वर्ण में बताया। यहाँ पर शब्द अव्यवस्थित रूप से शब्द कहीं भी रखे हुए हैं। कहीं पर श्याम लिखा हुआ है ना, कहीं पर राम लिखा हुआ है, कहीं पर किताब लिखा हुआ है। ये अलग अलग अक्षर जिनका कोई मतलब, जिनका कोई सार्थक अर्थ, सिर्फ शब्द से सार्थक अर्थ लग रहा है कि श्याम को देख के लग रहा है कि श्याम किसी का नाम है, राम किसी का नाम है, किताब एक वस्तु है। लेकिन जब इन शब्दों को हम व्याकरण के नियमों के अनुसार एक वाक्य में ढाल देते हैं, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार जब शब्दों को हम एक वाक्य में बांध देते हैं, तब उस वाक्य से आया हुआ सार्थक अर्थ जब निकलता है, तब ऐसे वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द पद कहलाता है। हर एक शब्द पद कहलाता है किसमें? वाक्य में आया हुआ, है ना। तो हम इसको पद की परिभाषा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? व्याकरण के नियमों के अनुसार, आप लोग लिख लो अपने पास, व्याकरण के नियमों के अनुसार जब कोई शब्द नियमों के आधार पर, ये मैं पूरी वाक्य नहीं लिख रही हूं, नियम, कोई शब्द वाक्य में पिरोया जाता है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरोया जाता है,
अर्थ निकल कर आता है और उस वाक्य से जब सार्थक अर्थ निकल कर आता है, सार्थक अर्थ का मतलब क्या है? इसका कोई मीनिंग हो, सा मैंने सहित, अर्थ मैंने अर्थ सहित, जब कोई मीनिंग निकल कर आता है, सार्थक अर्थ आता है, निकलता है, तब ऐसे वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द पद कहलाता है। ऐसे वाक्य का हर एक शब्द, ऐसे वाक्य का हर एक शब्द पद कहलाता है। ठीक है बेटा, अब तो नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आपके सिलेबस में पद परिचय भी है, पद बंध भी है। पद बंध है आपके सिलेबस में, है पद बंध, पद परिचय है, 10th में बताएंगे शायद, अभी नहीं जब आया ना। तो पद परिचय और पद बंध तभी समझ पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है ना। तो पद परिचय का मतलब होता है शब्द से रिलेटेड, उस वाक्य में जो आया हुआ शब्द है उसका परिचय देना, उसका इंट्रोडक्शन देना। अब जैसे आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी क्यों कहला रहे हैं? आप विद्यार्थी क्यों हैं? कोई जवाब दे बच्चा। हमारा कर्तव्य पढ़ना है। हाँ, खड़े होके। इससे हमारा कर्तव्य पढ़ना है। आपका कर्तव्य पढ़ना है, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और इसको सुधार कर दूं कि विद्यार्थी आप इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आप नियमों का पालन कर रहे हैं, स्कूल में आए हैं, स्कूल के जो भी नियम हैं आप उनका पालन कर रहे हैं। पहला, यूनिफॉर्म में स्कूल आना, है ना। अपनी अपनी जो आपको कक्षा दी गई है आप उस कक्षा में बैठेंगे, आपको जो पाठ पढ़ने को दिया गया पाठ पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने को कहा गया तो आप एग्जाम दे रहे हैं। स्कूल के नियम, स्कूल बेल बजने से पहले आप स्कूल में पहुंच जाएंगे, बेल बजने के बाद अगर आप आते तो स्कूल में एंटर नहीं होंगे। ये सारी चीजें होती हैं, बिना मतलब में शोर नहीं मचाना, जहां आपको चुप रहना वहां चुप रहेंगे, खेल के मैदान में आप खेलेंगे, क्लास में नहीं खेलेंगे, ये सारी बातें नियमों के अंदर आती हैं। आप नियमों का पालन कर रहे हैं इसलिए आप विद्यार्थी हैं। आप छुट्टी के बाद घर जाएंगे, यूनिफॉर्म चेंज कर लेंगे, आराम से बैठ के नॉर्मल लाइफ के साथ अपना खाना पीना करेंगे, खेलने जाएंगे, तब आपको कोई विद्यार्थी नहीं कहेगा, तब आप नॉर्मल एक बच्चे होंगे, लड़का एक लड़की, है ना। कोई विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी इस समय आप कहला रहे हो क्योंकि आप नियमों का पालन कर रहे हो। ऐसे ही शब्द जब नियमों का पालन करते हुए एक वाक्य में आ जाते हैं तो हर एक वाक्य को उसका स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है। वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द का एक पद होता है कि नहीं होता? जैसे आज राम स्कूल नहीं गया, अब ये वाक्य लगा दिया, इसमें आज जो है वो समय को दर्शा रहा है। राम जहां लगा हुआ है, राम कर्ता का स्थान है, राम को संज्ञा मिल गई, संज्ञावाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, साथ में वो कर्ता कारक है, कितने सारी उपाधियां मिली उसको, क्योंकि वो एक स्थान पर बैठा हुआ है अपनी जगह पे, उसने किसी और की जगह नहीं ले ली, अपने स्थान पर बैठा हुआ, इसलिए उसको सम्मान मिल गया, उपाधि मिल गई कि वो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, साथ में वो कर्ता कारक है क्योंकि वो क्रिया को दर्शा रहा है, क्रिया उस पर आधारित है ना। तो हर एक शब्द, आज स्कूल नहीं गया, अब स्कूल शब्द का भी परिचय हो गया। स्कूल शब्द ऑब्जेक्ट यानी कर्म के स्थान पर बैठा हुआ, राम कहाँ गया? स्कूल को गया, को चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह पड़े होंगे, कारक चिन्ह पड़े ना। तो हर एक स्थान पे जो शब्द बैठा हुआ है उसको उसके स्थान के अनुरूप उसको एक स्थान दिया गया है, नाम दिया गया है, इसलिए वो पद कहलाता है।
इतनी बात क्लियर हो गई ना? यस। अच्छा।